Okay, so after David Easton, the most important topic, structural functional approach by Gabriel Arment. अगर हम इसका क्रक्स या फिर थीसिस देखें, so Arment says that different structures, political structures, can perform the same function. मतलब every country has different political structure. ईरान का different है, इंडिया का different है, चाइना का different है. But if the function is same, यानी वो लोगों के अंदर prosperity, economic boom लेकर आ रहे हैं, then that leads to stability. So this is how it works. कि structures same हो या different हो, but if the function is efficiently performed, then it will lead to stability. This is actually the crux. Now let's move toward the actual lecture. तो सबसे पहले तो हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं that what is actually the political system. पॉलिटिकल सिस्टम की एक दफ़ा क्योंकि क्वेश्चन भी आया था पीएमएस में कि पॉलिटिकल सिस्टम की डेविड ईस्टन ने क्या डेफिनेशन दी है. वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज सिस्टम ऑफ इंटरैक्शंस in the society in which the binding or authoritative allocation of values are made. मैंने पीछे भी बताया था that binding या authoritative allocation of values क्या हैं कि वो decisions वो laws जो कि executive या legislature बनाती है अपनी सोसाइटी के लिए और उनके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है. दिस इज़ एक्चुअली द पॉलिटिकल सिस्टम. इसके कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं. दैट इट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि हर स्ट्रक्चर का हर एस्पेक्ट इसके अंदर देखा जाता है. ट्राइबल जिरकाज, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, इवन प्रेशर ग्रुप्स, पब्लिक ओपिनियन, एवरीथिंग इज covered in this. The next one is the interdependence. यानी ये नहीं कि एक एंटिटी या एक सिविल राइट वाली मूवमेंट उठी है और उसे सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया है. इट एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू अ फीडबैक एंड थ्रू अ लूप. जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि अरब स्प्रिंग जो हुआ कि वो सिर्फ अचानक से हो गया. उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स थे और बहुत से स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जिसकी वजह से वो हुआ. नेक्स्ट वन इज़ द बाउंड्री मेंटेनेंस. हमने पीछे ही पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स होते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल. हर सिस्टम की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है. अगर उस बाउंड्री को मेंटेन ना किया जाए तो सिस्टम आपस में कोलैप्स कर देगा. इसकी एक मिसाल लें, जैसे कि हमारे पास मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी जिसमें वो कहता था कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक साथ हो जाएं तो लोग जो हैं वो प्रेस हो जाएंगे. यानी कि बाउंड्री मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान में. इनपुट एंड आउटपुट एक्सचेंज, ये सारी थ्योरी जो है ये डेविड ईस्टन वाली है कि इनपुट क्या करते हैं और आउटपुट कैसे उसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं. डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हर एंटिटी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे और दूसरे की इंस्टीट्यूशन के काम में ना जाए. जैसे प्लेटो क्या कहता था, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी कि हर इंस्टीट्यूशन, हर इंडिविजुअल अपना स्पेसिफिक काम परफॉर्म करे तो वो ही जस्टिस होगी. तो यहाँ पे हम एक प्लेटो का क्रॉस रेफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉन्टेस्क्यू का एक क्रॉस रेफरेंस देख सकते हैं. ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ फीचर्स हो गए. नेक्स्ट ये स्लाइड हमने पीछे भी पढ़ी थी जस्ट फॉर रिविजन कि जो ट्रेडिशनल यानी कि 1950 से पहले जो बिहेवियरिज्म की एक मूवमेंट चली थी, उससे पहले कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते थे, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता था. कि पहले वो सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि ह्यूमन और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि पब्लिक ओपिनियन, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, हर चीज़, एक इंसान का बिहेवियर, सब कुछ देखा गया. पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को देखा जाता था, अब क्या हुआ कि ह्यूमन बिहेवियर, फंक्शंस, कल्चर, सिविक कल्चर, आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इन सबको देखा जाने लगा. एंड दिस वाज नॉर्मेटिव, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड शुड फोकस ऑन द रूल ऑफ लॉ. बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है. गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स होती हैं, लॉयल्टी बेस्ड रिक्रूटमेंट्स होती हैं, करप्शन होती है. इसमें हम कह रहे हैं जोग्राफिकल एंड द कल्चरल बाउंडेड. बट ये क्या है कि यूनिवर्सल हर नेशन में ये अप्लाई होगा. यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या द प्रेशर ग्रुप्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया था. लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिहेवियरलिज्म का, उसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है. तो एरिस्टोटल की और लॉक की जो थ्योरी थी, यानी कि जितने भी पहले 1950 से पहले हमारे पास जितने भी फिलोसफर्स थे, इसमें प्लेटो का लिख लो, किसी का भी लिख लो, वो इसके ऊपर था. लेकिन आफ्टर 1950s जो हमारे पास एक मॉडर्निज्म या बिहेवियरलिज्म की मूवमेंट चली. अच्छा, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न और नॉर्मन की बात करें तो इन दोनों का भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हम क्रिटिकल एनालिसिस में लिख सकते हैं. अब देखो कि इसका क्या था कि इनपुट और आउटपुट.
लेकिन अब आलमंड का क्या है, ये वो बता रहा है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर सिस्टम कैसे काम करता है, कि ये जो ब्लैक बॉक्स था इसके अंदर का सिस्टम क्या है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट्स कैसे होती हैं, इसके अंदर आर्टिकुलेशन कैसे होती है, रूल मेकिंग कैसे होती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। विद दिस इज एक्चुअली व्हाट इज गोइंग इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर तो हमें कुछ नहीं पता कैसे जा रही है, हम बाहर बाहर की बात है, बट दिस इज एक्चुअली इनसाइड इट। द नेक्स्ट वन, अब इसमें क्या था कि हम लोग सिर्फ डिमांड और सपोर्ट्स को देख रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर पे कोई नहीं कि लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, सिविक कल्चर के पे कोई जो आलमंड की एक बुक भी है, आलमंड और वर्बा की एक बुक है सिविक कल्चर, उसके ऊपर पूरी की पूरी बुक है पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, सिविक कल्चर। ठीक है, लेकिन अब ये क्या इंटीग्रेटेड स्टडी आगे हम ये सारे डिटेल में इसके ये फंक्शंस हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इक्विफिनैलिटी प्रिंसिपल क्या है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन या आउटपुट जो है वो सेम है। यानी कि चाइना का हम देखें तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है। लेकिन इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं, यहाँ पे पैट्रोनेट पॉलिटिक्स है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, तो अगर फंक्शन सही है तो स्ट्रक्चर डजंट मैटर। एंड दिस वाज एक्चुअली द थ्योरी ऑफ गैब्रियल आलमंड। वो क्या कहता था, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम हैव स्ट्रक्चर्स and all the structures are multifunctional and the same function may be performed by different structures। यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, बट एट द सेम टाइम वो आगे जाके ये भी बोलेगा कि एक ही एंटिटी डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखो कि फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है कि लॉ मेकिंग या फिर जस्टिस, तो क्या करे कि यही स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट और पाकिस्तानी जिरगा। अब इन दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनके फंक्शन भी डिफरेंट हो रहे हैं, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास आ गई, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इन दोनों की थ्योरी को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया है। यानी कि पीछे जो हमारी ईस्टर्न की थ्योरी थी, अगर होप्स हो कि आपने वो लेक्चर लिया हो, वो क्या थी, इनपुट है यहाँ पे आउटपुट है, ये वाला लिखा भी हुआ है आउटपुट है, और इसके रिजल्ट में जो भी सोसाइटी का फीडबैक आया है फिर उससे दोबारा से डिमांड्स और जो हमारी सपोर्ट, हाँ उससे अफेक्ट हो रही थी। सही है, तो अब इन्होंने क्या किया है कि आलमंड की जो थ्योरी थी, वो आलमंड की थ्योरी क्या थी कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, यानी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कैसे हो रही है, वो इंटरेस्ट कैसे गवर्नमेंट तक जा रहे हैं लोगों से, उस इंटरेस्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है, रूल्स कैसे बन रहे हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कैसे हो रही है, उनकी एडजस्टमेंट कैसे हो रही है। तो एक बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव सी डायग्राम। ठीक है, चले अब हम आते हैं इसके द मोस्ट फेमस फंक्शंस ऑफ द गैब्रियल ए आलमंड। सबसे पहला फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ और किस तरह अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं अक्रॉस द जनरेशन्स। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अंदर ऐसे है कि फैमिली बहुत मैटर करती है, जो फैमिली ने कह दिया उसको ही वहाँ ही वोट दिया जाएगा। स्कूल कि जो स्कूल्स में बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है या जो भी है, जो लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, वही उस तरह ही सोचना शुरू कर देते हैं। मदरसा सिस्टम, ठीक है, यानी आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा मदरसा में पढ़ते हैं वो रिलीजियस पार्टीज़ को वोट्स देते हैं। मीडिया, आजकल सोशल मीडिया की जो वेव चली है, प्रेशर ग्रुप्स की जो वेव चली है, तो डिफरेंट तरह ये किस तरह इंसान की वैल्यूज़ और पॉलिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट करता है, ये चीज़ होती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब इनकी जो बुक है, यानी कि जो हमारा सिविक कल्चर है, ये अब हमारा इट्स अ बेसिकली एलिजेंट पार्टिसिपेटरी कल्चर, यानी कि हम किस तरह चीज़ों को सोचते हैं हम उस तरह ही फिर वो करेंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान में क्या है कि एक बहुत फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, जो हर मस्जिद के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग बयान देते हैं या जिसे हम कहते हैं रिलीजियस स्पीचेस देते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स लोगों के दरमियान में। एक मिलिट्री कल्चर है कि लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, देर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स। ठीक है, सो इसलिए हमारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत फ्रेगमेंटेड है और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल। द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट।
यानी किस तरह लोग फ्रॉम द ग्राउंड पॉलिटिकल रोल्स इख्तियार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वोट, पहले तो एक वोटर का रोल है, ठीक है। अब कोई भी बंदा है, वो ईसीपी में अपने कागजात जमा करवाता है, ही गोज़ फॉर द इलेक्शंस, लोग उसे वोट देते हैं, और फिर कहीं जाके वो या तो इंडिपेंडेंट किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड होगा, तो वो पार्लियामेंट का पार्ट बन जाएगा, और फिर वो इस तरह एक किस्म की उसकी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हो गई है, ठीक है। इसमें हमारे पास इलेक्शंस हैं, मिलिट्री के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या एलिट्स, डिफरेंट किस्म की हम लोग जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वो क्या कहता है कि मैक्स वेबर कहता है कि पहले ज़माने में ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, दैट वाज जस्ट पैट्रोनेज बेस्ड रिक्रूटमेंट, लेकिन अब क्या है, इट्स रैशनल लीगल रिक्रूटमेंट थ्रू मेरिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाती है। अब चाइना का जो सिस्टम है दैट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड, यानी कि उन्होंने सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लोगों ने ही आना है, एंड इंडिया का सिस्टम एज कम्पेयर टू दैट इट्स ओपन, इट्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, अगर हम कहने को डेमोक्रेटिक है, सो यस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। हमारे यानी कि आम इंसान के या एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट या उसके डिमांड्स किस तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचते हैं, यानी वो डिफरेंट किस्म के प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो वुमेंस की, औरत मार्च टाइप, ठीक है। डिफरेंट जो वुमेन एम्पावरमेंट की फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं, आप उनकी एग्जांपल ले लो, ट्रेड यूनियन ले लो, पैट्रोनेज क्लाइंट नेटवर्क, किस तरह के गवर्नमेंट के जो हमारा आम इंसान है वो वोट्स देते हैं, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, क्लाइंट उनको उनकी लॉयल्टी की रिज़ल्ट में जो भी उनको चाहिए होता है, जैसे कि उनको रोड्स बना देंगे या उनकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव कर देंगे, तो इस तरह जो है ये डिमांड और नीड्स का साइकिल चलता है, ठीक है। अब इसमें रॉबर्ट ए डाल, उनकी एक बुक है ऑन हु गवर्न्स, उसमें वो क्या कहते हैं कि प्लूरलिस्टिक जो सोसाइटी है उसमें कोई भी एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट कंपैरेटिव चैनल्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने इंटरेस्ट कम्युनिकेट करते हैं। अब पाकिस्तान में क्या है कि हमारे पास इतने फॉर्मल चैनल्स तो नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमिक चैनल्स वो होते हैं कि जिनकी लीडरशिप बिल्कुल या कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। इस तरह के एसोसिएशंस के तौर पे लोग या प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे लोग अपने जो ख़यालात हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। इसमें टीएलपी की आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसमें वैसे आप ज़्यादातर औरत मार्च की लो, टीएलपी की लो, ट्रेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लो, ठीक है। कि किस तरह एक अच्छा, इसमें स्कूल टीचर्स जो बहुत सारे एहतजाज करते हैं अबाउट द पेंशन के बारे में, जो बहुत एहतजाज होते हैं, आप उसको भी ले सकते हो। डॉक्टर्स जो अपनी तनख्वाहों को लेकर एहतजाज करते हैं वो भी आप ले सकते हो, ठीक। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या है कि जो भी लोगों की इंटरेस्ट थे, जो बेसिकली उनकी डिमांड्स थी, अब वो डिमांड क्या है कि पॉलिसी ऑल्टरनेटिव के तौर पे वो जा रही हैं, यानी कि अब वो सिस्टम में चली गई हैं, और अब जो पॉलिटिकल सिस्टम के एक्टर्स हैं वो किस तरह उसके उनके लिए डिसीजंस बनाएंगे या पॉलिसी बनाएंगे, दिस एक्चुअली मैटर्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब इसमें वो क्या कहता है, ये इसमें एमलिप्स लिपसेट की कोटेशन आप इसको ऐड करो कि जो स्टेबल डेमोक्रेसी है वो एक सोशल स्ट्रक्चर मांगती है, ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रॉपर तरीके से मॉडरेट किया जा सके। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता उसमें यही, क्योंकि स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, तो क्या होता है कि प्रेशर की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसमें अरब स्प्रिंग की आपके पास एग्जांपल है। ऐसा यूके और पाकिस्तान को भी आप डिफरेंट कर सकते हो कि यूके में क्या है कि टू पार्टी सिस्टम है। अगर एक पार्टी जो है नॉर्थ कहेगी तो दूसरी पार्टी अलग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन पाकिस्तान में इतनी मल्टी एथनिक डिमांड्स होती हैं कि एक कंसेंसस पे आना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। वो सारे चैनल्स, वो सारे, क्योंकि ऊपर वाली सारी बातें तभी फंक्शंस तभी परफॉर्म हो सकेंगे जब प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का चैनल होगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, आर्टिकुलेशन, एग्रीगेशन, इन सब के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन। आजकल का जो मॉडर्न है उसमें ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए। सही है, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ चैनल्स हैं, एवरीवन
अब अगर क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनके ऊपर बैन लगा देती है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक सिविल वॉर की कंडीशन आएगी। अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने फायर वॉर लगाई थी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल पोस्ट की वजह से उठाना शुरू हो गए थे, ये भी उसकी एक एग्जांपल है कि क्योंकि अब इस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि लोगों का ट्रस्ट कम हो गया। सिस्टमेटिक कोलैप्स तो खैर नहीं हुआ, कंट्रोल्ड था, लेकिन ट्रस्ट कम्प्लीटली डिटोरिएट हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि 3 फंक्शंस हैं कम्युनिकेशन के। एक तो है सर्विलेंस, कि लोग किस तरह एक किसी चीज़ को देखते हैं, कोरिलेशन और ट्रांसमिशन, कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक, आम इंसान तक ट्रांसमिट हो सके। अब इसकी एक एग्जांपल है अरब स्प्रिंग की, मैंने आपको बार बार बताया कि क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी, और सॉरी कम्युनिकेशन थी लेकिन एग्रीगेशन नहीं थी। एग्रीगेशन का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपर पॉलिसी नेटवर्क के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा शदीद हो गए और अल्टीमेटली एक सिविल वॉर की कंडीशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास जो थे ना ऊपर वाले 5 फंक्शन, ये थे इनपुट फंक्शंस। अब ये हमारे पास है आउटपुट फंक्शंस, रूल मेकिंग, रूल इम्प्लीमेंटिंग और रूल एब्जॉर्प्शन। सही। तो रूल मेकिंग क्या है कि जितनी भी डिमांड्स हैं वो प्रॉपर बाइंडिंग अथॉरिटेटिव रूल्स बन जाएं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास आप देखो कि इनफॉर्मल पाकिस्तान में क्या था कि किनशिप नेटवर्क्स, और अभी भी आप देखो तो जितनी 27th अमेंडमेंट आई है, दैट्स जस्ट आपस में कोalition गवर्नमेंट ने किया। सही है। तो कोई प्रॉपरली डेमोक्रेटिक इंसाइट नहीं था उसके अंदर। 45 मिनट्स या 50 मिनट्स के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों ने पास कर दी। तो इस तरह का एक डेमोक्रेटिक इंसाइट तो उसमें कोई भी नहीं था ना। सही। अब इसमें क्या है कि रूल्स जो पाकिस्तान की डुअल सिस्टम थ्योरी, अब इसमें आई थिंक मैंने वही चीज़ मेंशन की है कि पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेबिलिटी। ठीक है। नेशनल असेंबली रूल्स ज़रूर बनाती है, लेकिन एक्चुअली जो डिसीजंस होते हैं डिफेंस के, फॉरेन पॉलिसी के, वो मिलिट्री के हाथ में होते हैं। अब इसमें आप देखो कि जो इसमें एक और, बल्कि आप एग्जांपल लिखो यूएस की। यूएस के अंदर क्या है कि कमांडर इन चीफ इज़ द प्रेसिडेंट, लेकिन उसको 2/3 कांग्रेस का कंसेंट चाहिए होता है। एंड देर आर मल्टीपल टाइम्स, बल्कि इराक सीरिया वॉर के अंदर कभी भी यूएस गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट नहीं लिया गवर्नमेंट से, और अभी भी ईरान वॉर के अंदर भी गवर्नमेंट ने कोई कॉन्सेंट नहीं लिया कांग्रेस से। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट इज़ अबाउट द रूल्स एप्लीकेशन। रूल्स बन जाते हैं, बट पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ कंट्री दैट फेल्स व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज। अब ये अच्छे इम्प्लीमेंट कब होंगे, जब ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होगी, सिविल सर्विस स्पेशलाइज्ड होगी, पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से करेगी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एजेंसीज जो हैं नैब, एफआईए, दे वो करप्शन बिल्कुल नहीं करेंगे और अपनी इनसाइट, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एजेंसीज बनने की कोशिश करेंगे। जेम्स क्यूबल्सन की कोटेशन आप रखो कि प्रॉब्लम्स इज़ नॉट इन मेकिंग बट इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉज। अब इसमें एक मैंने केस स्टडी इंडिया की ऐड कर दिया है ताकि पता चले कि उन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉज तो ज़रूर पास कर दिया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, एंड देयर इज़ एन गैप व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट दैट। द नेक्स्ट वन इज़ रूल एडजॉक्शन। रूल्स की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, जब रूल्स के ऊपर डिस्प्यूट होगा कि ये रूल किस बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। हेयर कम्स द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारा काम जुडिशरी का है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि जुडिशरी हैज़ लॉस्ट इट्स ऑथेंटिसिटी, क्योंकि वो जुडिशरी जो है दैट हैज़ बिकम अ पपेट ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड एक्सेक्टिव। ठीक है। अब इसमें आप पाकिस्तान की ही केस स्टडी ऐड कर दो, दैट्स परफेक्ट। सही। अच्छा, इसमें ना एक कैपेबिलिटी सिस्टम भी होता है। गैब्रिएल आलमंड ने एक तो हमारे पास ये फंक्शंस बताए हैं। द सेकेंड हेडिंग इज़ ऑफ द कैपेबिलिटी सिस्टम, यानी वो क्या है कि किस तरह डिफरेंट पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस तरह वो अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी शो कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सट्रक्टिव, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह सोसाइटी से लिए जाते हैं। इसमें आप देखो एफबीआर का आप लिखोगे, यानी कि सब पाकिस्तान में इट्स अबाउट आई थिंक 10% लोग प्रॉपरली टैक्स देते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% है, लेकिन सबसे बहुत कम है, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट वन इज़ रेगुलरिटी, यानी कि
जितने भी लॉज हैं क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन मौजूद है और क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान इज़ आई गेस 1/3 एट 135, सही है। रैंक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटी, जो रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं, जितने भी क्या वो इक्विटेबली सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या नहीं होते, इसमें हम लोग एनएफसी का बता सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इट मेक्स अबाउट 9% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन कितने परसेंट उसको रिसोर्सेज मिलता है, 4%। ठीक है, तो आपने एक ये चीज़ बतानी है। द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक कैपेबिलिटी, कि पाकिस्तान किस तरह डिफरेंट जो है ना सिम्बलाइज करते हैं, मतलब जो है एबिलिटी टू मोबिलाइज लेजिटिमेसी एंड फर्म वैल्यूज़। अब इसमें आइडियोलॉजिकल आउटपुट्स, क्योंकि पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है तो वो किस तरह उसको लेके चलता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव, कोई भी अगर डिमांड है तो किस तरह वो आउटपुट में जा सकता है। अब इसके अंदर सिटीज़न पोर्टल है, हमारे पास है, मरियम को बताएं, इस तरह के बहुत से अब ऐप्स बन चुके हैं जिसमें हम अब डिमांड्स जो हैं वो डायरेक्ट सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लेजिस्लेचर्स के पास जा सकते हैं और उन, लेकिन क्या वो डिमांड्स आउटपुट बनेगी और कितनी देर में बनेगी, दैट्स द एक्चुअल क्वेश्चन। सही। अब इसमें पॉलिटिकल कल्चर, मैंने आपको बताया था कि गैब्रिएल आलमंड और वर्बा की एक बुक है सिविक कल्चर, उसमें वो क्या बताता है कि एक तो कल्चर है पैरोकियल सॉरी। अब इसमें क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ क्या बनाई है, ना उनको पता होता है कि इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, यानी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। द सेकेंड वन इज़ सब्जेक्ट, यानी कि उनको पता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ क्या बनाई है, लेकिन दे डोंट फील कि हम उनके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट है। वी आर एक्चुअली द सब्जेक्ट, यानी पॉलिसी बनेगी तो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हम उस पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है। थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल इज़ पार्टिसिपेटरी, जो कि ज़्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज़ में किया जाता है। द सिविक कल्चर इज़ नॉट प्योर पार्टिसिपेंट कल्चर बट वन in which the participant role has been added to subject and parochial roles। ठीक है, और पाकिस्तान का कल्चरल है, मैंने आपको यूजली बता दिया है कि रूरल में तो बिल्कुल नहीं होता, और अर्बन जो इमर्जिंग अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे एक न्यू लेयर ऑफ इंडिविजुअल्स आ रही हैं जिनको जिनको जो कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स। तो अब इन दोनों के दरमियान में है कि ना तो दे आर कम्प्लीटली सब्जेक्ट, ना तो कम्प्लीटली पार्टिसिपेटरी है, सो इट्स इन बिटवीन समथिंग। सही। अब हम लोग देख लेते हैं कि बॉटल नेक्स क्या हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप्स है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाईजैक कर लेते हैं। किस तरह, ये इनके मिलिट्री किनशिप नेक्सस, वन ऑफ द की प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एंड कल्चरल लैग, यानी कि देयर इज़ पैरोकियल एंड सब्जेक्ट बेडरॉक, अभी मैंने ऊपर यही बात डिस्कस की। अब क्रिटिक्स क्या हैं कि डेविड एप्टर कहता है कि ज़्यादातर ये जो सारी थ्योरी है ना कि वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे लोगों के अंदर, क्योंकि लोग एक ही एथनिसिटी के होते हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया देयर आर एथनोसेंट्रिज्म, यानी बहुत सारे कल्चर्स होते हैं। द सेकेंड वन इज राइट मिल सेज कि यहाँ पे जो है वी आर ऑब्सेस्ड विद द स्टेटस क्वो, पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सिस्टम उस तरह से वर्क नहीं कर सकता जिस तरह उसे करना चाहिए। ठीक है, अब ये तो है कि हमें बहुत इसका फ़ायदा हम देखें तो अब इससे क्या है कि हम डिफरेंट सिस्टम्स को बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा, अभी कि हमने चाइना और इंडिया के सिस्टम को कंपेयर किया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए हो देन लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़।